बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और आज का हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं वो बेटा ये है कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब कि अब आप डोमेन एंड रेंज इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे और आल्सो यू विल एबल टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आप फाइंड कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर को। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब कि जैसे कि हमने जब फंक्शंस का लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि फंक्शंस की डोमेन और रेंज से क्या मुराद है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनवर्स फंक्शंस होते हैं, तो इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो इसको रिकॉल करें, आप ज़रा सोचें कि डोमेन और रेंज बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, और जब फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा तो फिर वो डोमेन और रेंज किस तरह की होंगी। जी, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को फर्दर। जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं बेटा। आपके पास हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन, डोमेन और रेंज को, ठीक है। हम वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। फंक्शन क्या था? फंक्शन एक सेट था फ्रॉम सेट डी टू सेट आर, मतलब कि यहाँ पे उसने डिफरेंट सेट ले लिए। एक्स टू वाई भी ले सकते हैं, ए टू बी, मतलब कि दो सेट्स के दरमियान आपके पास एक रिलेशन होता है। क्या होता है? इज अ रूल, एक रूल होता है डेट असाइंस टू एवरी एलिमेंट इन डी, के डी सेट जो पहला सेट है उसके हर एलिमेंट का अ यूनिक एलिमेंट इन आर, वो एक हर एलिमेंट आर को एक वैल्यू असाइन करे। तो इस तरह की जो चीज़ होती है, इस तरह के रूल पे जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? वो फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या होती है? द सेट डी ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, मतलब कि जो पहला आपके पास सेट होता है, चाहे वो आपके पास सेट एक्स का नाम दिया आपने, चाहे उसे ए का नाम दिया, चाहे उसे आपने डी का नाम दिया, यहाँ पे आपके पास डी है, तो उसकी तमाम जो वैल्यूज इनपुट होती हैं उसको आप क्या कहते हो? डोमेन कहते हो ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन की वो डोमेन कहलाती है। और सेट आर ऑफ आउटपुट वैल्यूज, और जो आपके पास सेट आर होता है उसमें जो आपके पास आंसर्स आ रहे होते हैं, पर्टिकुलर आंसर्स, एक्स की वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर्स आ रहे होते हैं, आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा होता है, वो आपकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है ऑफ द फंक्शन। तो ये हम बात कर रहे हैं एक फंक्शन की और फंक्शन की डोमेन और रेंज की, ठीक है। कॉमन नोटेशन फंक्शन की क्या होती है? y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स भी दे सकते हैं, ये भी फंक्शन नोटेशन है। और ये y के बराबर होता है क्योंकि इसका जो फंक्शन का आंसर होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। और x क्या कहलाता है आपके पास? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स। x की वैल्यू आप खुद पुट करते हैं इसलिए वो इंडिपेंडेंट होती है, और x की वैल्यू पुट करने के बाद कोई पर्टिकुलर आपके पास आंसर आता है इसलिए y डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यूज पे, तो y को आपने क्या कह दिया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कुछ चीज़ें थी हमने जो रिकॉल की प्रीवियस लेक्चर से, फंक्शन और डोमेन और रेंज। अब हम फर्दर मूव करते हैं बेटा। जी, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज को ज़रा और देख रहे हैं कि जब ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में हो और इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हुए हैं आपके पास, तो इसको मज़ीद रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरह आप डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह आप सॉर्ट आउट करते हैं। जी, ये इसमें कह रहा स्लाइड में, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। तमाम पॉसिबल वैल्यूज होती हैं डोमेन एक्स की, वो क्या कहलाती है? डोमेन। एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आर कॉल्ड द रेंज, और जो सारा रिजल्ट आपके पास होता है वो रेंज होता है। इन अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, मतलब अगर पास ऑर्डर पेयर्स हो, मतलब कि अगर आपके पास जो सेट है उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में हो, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स इज अ डोमेन एंड रेंज। दो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट के, वो क्या कहलाएंगे? आपके पास डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। अब वो आपके पास ये दे रहा है एक सेट, उसमें आपके पास ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म के अंदर कुछ आपके पास एलिमेंट्स गिवन है। अब इसमें अगर आपने आइडेंटिफाई करना है विच इज द डोमेन एंड रेंज, तो जो पहला एलिमेंट है यहाँ 4, यहाँ पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर ये 5 है, ये 6 है, इसके अंदर ये 7 है, और यहाँ 8 है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर पेयर्स आर कॉल्ड डोमेन ऑफ दिस सेट, this function, okay. And which one are the range? The second element of the order pair, this one 7, 8, 9, 10 or 11. So these are the range of this particular functions जो कि आपके पास order pair की form में
दिया हुआ है। तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके डोमेन क्या है, कौन सी वैल्यूज हैं और रेंज किस तरह की वैल्यूज है। जी बेटा, अब लास्ट लेक्चर से तो रिकॉल करें, क्योंकि हमारा टारगेट आज का है कि हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और डिस्कस करनी है। सो इनवर्स फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये दोबारा हमारे पास है कि डोमेन कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। अब जब आप फंक्शन से जब इनवर्स बनाते हैं तो जो उसकी डोमेन होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज जो होती है वो डोमेन बन जाती है। एंड रेंज कंसिस्ट ऑफ डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, और जो आपके पास रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की, असल में वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है। तो ये रिलेशन है इसके दरमियान, मतलब कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसकी आपके पास डोमेन और रेंज गिवन है, तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर वो आपसे कोई पूछे कि मुझे आप बताएं कि इनवर्स फंक्शन, इसका अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसकी क्या डोमेन और रेंज होगी, तो जस्ट आपने बता देना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो यही आज हमारा टारगेट है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, हमने उस फंक्शन का इनवर्स नहीं फाइंड करना, जस्ट उस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है। जब ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी तो हमें पता है कि अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बन जाएगी। तो ये देखिए नीचे आपके पास डायग्राम में शो किया गया है कि आपके पास ये एक सेट है, दूसरा सेट है, एक फंक्शन बन रहा है आपके पास, यहाँ से सेट, फर्स्ट सेट से दूसरे सेट पे, इसकी वैल्यूज को आपने डोमेन कह दिया फंक्शन की और इसकी कह दिया रेंज की। अब आप क्या कहते हैं, इसके दरमियान ही आपने एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया, दोबारा वापस आए आप सेकंड सेट से फर्स्ट सेट पे, ये आपके पास एफ इनवर्स है। अब जब एफ इनवर्स की बात होगी कि एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, जो इसकी पहले फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और जो पहले फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो यही आज का हमारा टारगेट है कि आपको सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेनी है, और विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, आपने इनवर्स फाइंड नहीं करना उस फंक्शन का, आपने बता देना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी इनवर्स फंक्शन की। जी बेटा, अब ये देखें यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आपके पास कहता है इन एन इनवर्स रिलेशन, अगर आपके पास एक इनवर्स फंक्शन का रिलेशन है, मैप्स द आउटपुट वैल्यूज बैक टू देयर ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज। क्या कर रहा होता है वो, जो असल में आउटपुट आपके फंक्शन की वैल्यूज होती है उसको वापस बैक मैप कर रहा होता है उसकी ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज के ऊपर। दिस मीन्स कि इसका क्या मतलब है, दैट द डोमेन ऑफ द इनवर्स रिलेशन, मतलब कि जो आपके पास एक फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, उसकी जो डोमेन है इज अ रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, वो असल में क्या होती है, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। एंड द रेंज ऑफ द इनवर्स रिलेशन, और जो इनवर्स रिलेशन की या फंक्शन की रेंज है वो असल में क्या है, इज द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन या फंक्शन। तो यहाँ क्लियरली उसने वर्डिंग में बता दिया है, जो बात हमने लास्ट प्रीवियस जो स्लाइड में की उसकी यहाँ पे वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा है कि रेंज और डोमेन ओरिजिनल फंक्शन की इनवर्स फंक्शन में क्या बन जाती है। नीचे देखें आपके पास यहाँ एरो से भी शो किया गया है बड़ा क्लियरली कि ये आपके पास एक ओरिजिनल फंक्शन था और उसकी आपके पास ये डोमेन थी और ये रेंज थी। उस ओरिजिनल आपके पास फंक्शन से आपने इनवर्स फंक्शन या रिलेशन बना लिया आपके पास, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, जब उसकी डोमेन रेंज की बात करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी आपके पास, और जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की। तो ये आपके पास क्लियरली यहाँ शो किया गया कि किस तरह डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज होती है जब आप इनवर्स फंक्शन बनाते हैं। जी बेटा, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन मतलब कि अगर हम ऑर्डर पेयर से डायरेक्टली हम इनवर्स रिलेशन बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगा, देखिए जरा। ये सारी चीज़ें बेटा ये हम रिलेटेड तो नहीं है हमारे टॉपिक से, लेकिन जस्ट मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए कि किस तरह ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में आप इनवर्स रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स है 0 2 3 4 -3 और -3 -2 और 2 एंड 4। इसमें जो आपके पास रेड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन शो कर रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन की, और जो एलिमेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं ब्लू कलर में वो 2 4 -2 एंड 4, ये दीज आर द बेसिकली रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आपने इसका इनवर्स रिलेशन बताना है तो क्या करना है आपने, ये डोमेन है आपके पास, तो डोमेन को आपने रेंज में कन्वर्ट कर देना और रेंज को डोमेन में। तो जो इनवर्स बनेगा, तो जो सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ फर्स्ट एलिमेंट पे जगह पे आ जाएगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये इनवर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास मेथड है कि अगर आपने ऑर्डर पेयर से इनवर्स जो है डायरेक्टली आपने फाइंड करना है। जी बेटा, अब ये देखें
यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह डोमेन और रेंज आपकी इनवर्स फंक्शन में चेंज होती है, और यही काम हमने जो है वो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के अंदर करना है। कहता है आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन गिवन है बेटा इस स्लाइड के अंदर, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। ठीक है बेटा, जब आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, हमारा टारगेट नहीं है कि हम इनवर्स फाइंड करें इस आज के टॉपिक में, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन किया गया कि इसका इनवर्स इस तरह एक्स के माइनस टू इस फॉर्म में ये इनवर्स आ जाएगा इसका इनवर्स फंक्शन। ओके, अब आपके पास क्या करना है, आपने जस्ट फाइंड करनी है ये ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, हमने कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड की थी, और हमने डिस्कस किया था कि जैसे फंक्शन चेंज होता है उसकी डोमेन और रेंज उसके मुताबिक आपकी चेंज होती है, वेरी करती है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। तो याद करें हमने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को क्या डिस्कस किया था कि इसकी जो रेंज होगी हमेशा वो ऑल पॉजिटिव जो है वो वैल्यूज होंगी, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो देखें इसकी जो रेंज है उसने बताया कि 0 से स्क्वायर रूट 2 तक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है आपके पास इसकी क्या है, रेंज है। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमेशा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये रेंज क्लियर है। अब डोमेन क्या होगी, देखें बेटा ये x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या आता है 0, अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है इसके अंदर -1, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब है हम -2 से लेस नंबर नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब है इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, हम x -2 पुट कर सकते हैं लेकिन उससे तमाम छोटी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, बिकॉज इट गिव्स यू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और -2 से कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जस्ट इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज आपने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन ये होगा कि जब इसका इनवर्स फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो क्या कर देना आपने, जस्ट आपने क्या कर देना है, जो डोमेन होगी असल में इनवर्स फंक्शन की वो क्या बन जाएगी, रेंज, और जो रेंज होगी ओरिजिनल फंक्शन की वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो जस्ट आपने लिख देना है कि डोमेन ऑफ जो इनवर्स फंक्शन है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन विल बी दिस एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन विल बी दिस। मतलब कि आपने डोमेन वाली वैल्यूज को रेंज की जगह पे लिख देना है और रेंज वाली वैल्यूज को डोमेन की जगह पे, और ऊपर मेंशन कर देना है कि ये डोमेन इनवर्स फंक्शन की है और ये रेंज इनवर्स फंक्शन की है। तो ये जस्ट हमारा आज का टारगेट है कि हमने इस तरह फंक्शंस दिए हुए फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और उसी के जरिए हमने बता देना है कि अगर इनवर्स फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो नीचे लिखा हुआ है we got the full switch of the domain and range for the inverses। जस्ट हमने उसकी डोमेन एंड रेंज को स्विच करना है तो हमारे पास वो डोमेन एंड रेंज इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जी बेटा, एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है। आज का टारगेट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट हमने करना है, और जो हमने पहले डिस्कस किया है उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज बेटा। इसमें सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज हमें करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहा है कि आपने इनवर्स नहीं फाइंड करना, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। मतलब कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका इनवर्स जो होगा फंक्शन उसकी डोमेन और रेंज बतानी है, लेकिन आपने पहले एफ इनवर्स नहीं फाइंड करना, डायरेक्टली आपने बतानी है बाय यूजिंग दिस फंक्शंस इंफॉर्मेशन ओनली। मतलब कि इस फंक्शन के जरिए ही आपने बताना है कि इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या होगी। तो आपके पास ये 4 पार्ट्स गिवन है बेटा। अब इस 4 पार्ट्स में आप देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चीजें हैं वो आपको बताना चाहिए। पहले पार्ट में आपको स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 अभी हमने डिस्कस कर ली, वो जो सेम एग्जांपल आपने डिस्कस की वो यही चीज है बेटा, यही फंक्शन गिवन था उसकी डोमेन एंड रेंज वैसे ही फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट देखें, ये है आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है एक्स प्लस 3, और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है, ये जो कंडीशन साथ में गिवन है इस कंडीशन को बेटा आपने इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, वो कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू -3, मतलब कि x की वैल्यू इसके अंदर -3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखें अगर मैं x की जगह -3 पुट कर देता हूँ तो बेटा क्या बन जाता है, -3 + 3 क्या बन जाता है 0, 1/0 क्या बनती है इन्फिनिटी। इसका मतलब है उसने खुद ही हमें बता दिया है कि ये फंक्शन -3 पे डिफाइन नहीं, तो x की वैल्यूज क्या होती है, वो डोमेन होती है। तो वो इसने यही बता दिया कि डोमेन के अंदर जो x की वैल्यूज आप पुट करेंगे उसमें -3 की वैल्यू शामिल नहीं है, एंड दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x एट -3। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी वो क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर x 4 पे डिफाइन नहीं है। मींस अगर आप x की जगह 4 पुट करें तो 4 - 4 डिनोमिनेटर 0 और 1 और
समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड है एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो इसका मतलब है डोमेन में ये आपके पास वैल्यू शामिल नहीं है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि उसने कंडीशन दे दी कि आपने डोमेन की वैल्यू जो x की वैल्यू स्टार्ट करनी है वो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, मतलब कि आप 5 से छोटी वैल्यूज इसकी डोमेन में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन गिवन है हमें, हमने इस कंडीशन को भी फॉलो करना है। जब हमें डोमेन रेंज लिखनी है तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो हमें डोमेन बताती है, तो हमें डोमेन इसको देखते हुए लिखनी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब कि 5 तो शामिल है, लेकिन 5 से लेस वैल्यूज नहीं शामिल और 5 से तमाम ग्रेटर वैल्यूज शामिल है। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो आपके पास कंडीशन गिवन थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि उसको जो आपको गिवन चीजें हैं उसका मकसद क्या है देने का। तो ये आपको इसको पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये आपने कहाँ यूटिलाइज करनी, कहाँ यूज करनी है। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बेटा, ये जो हमने अभी एग्जांपल की बेटा वो ये था कि आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन गिवन है आपके पास, वो क्या फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, और हमने क्या करना है इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज करनी है। ठीक है, सबसे पहले वही आपने इस फंक्शन को y के बराबर कह दिया कि दिस इज 1। ठीक है, और आप देखें कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया पिछले स्लाइड के अंदर भी कि हमेशा ये जो आपके पास आंसर है वो जब आप x की वैल्यू 2 से -2 से लेस रखेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव नंबर शो करेगा, और नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब है आप डोमेन जो है इसकी -2 से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। -2 से छोटी वैल्यू -2.1 भी पुट करेंगे तब भी ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, तो ये आपके पास ये डोमेन होगी ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है डोमेन ऑफ एफ का मतलब है फंक्शन की डोमेन, जो ये फंक्शन गिवन है इसकी बात की जा रही है बेटा अभी। ठीक है बेटा, एंड रेंज ऑफ फंक्शन आप देखें क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में क्या है आपके पास तमाम पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, तो आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज आपके पास आंसर आता है इसके अंदर। जी बेटा, ये हमने ओरिजिनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। अब जस्ट हम क्या करेंगे, जस्ट इनको स्विच करेंगे और हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज आ जाएगी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये एफ के ऊपर माइनस में लिखा हुआ इसका मतलब इनवर्स फंक्शन है वी हैव। आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये रेंज है हमने लिख दिया उसको डोमेन बना दिया इनवर्स फंक्शन के, हम लिख दिया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ओके, ये बाय डेफिनेशन है, और जो रेंज की वैल्यूज है सी पूरी की पूरी वैसी की वैसी सेट आपने पूरा उठा के यहाँ लिख दिया। और जब लिखेंगे रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, और जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है वो आपने उठाई और उठा के आपने रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन की जगह लिखी। तो जस्ट आपका इतना सा काम है कि ओरिजिनल फंक्शन को आपने अच्छी तरह देखना है कि वो किस तरह का फंक्शन है, उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, और ऑटोमेटिकली आपके पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन आपके पास आ जाएगी। हाँ, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट देखें बेटा, इसमें सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3, मतलब इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है। ओके, तो अभी हमने जब क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उसमें बताया था मैंने कि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू -3, मतलब कि ये फंक्शन 3 पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये एक्स शो करता है आपको आपकी डोमेन्स को, डोमेन क्या है आपके पास। इसका मतलब है यहाँ से अंडरस्टूड है कि हम डोमेन के अंदर -3 शामिल नहीं कर सकते। अभी आपके देखें द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -3 बिकॉज दिस इज अ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ओके, वैसे भी अगर ना भी गिवन होती तो आपको अंडरस्टूड है कि नीचे कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए 0 आएगा, तो आप देखें अगर एक्स की जगह -3 पुट करें तो नीचे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है आप खुद ही कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है आपके पास 3 पे डिफाइन -3 पे डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये देखें मैंने वही लाइन लिखी हुई यहाँ पे। अब इसका मतलब है जब डोमेन लिखेंगे डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर, मतलब कि तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस क्या पुट नहीं कर सकते इसमें, इसके अंदर आप -3 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब है सारे रियल नंबर को पुट कर सकते हैं बेटा आप, लेकिन आप इसके अंदर -3 नहीं पुट कर सकते, तो आपने रियल नंबर में से वो वैल्यू आपने माइनस कर दी। तो ये इस तरह आप लिखेंगे इसकी डोमेन कि रियल नंबर माइनस इनटू सेट में आपने लिख दिया कि -3 आप नहीं लिख सकते। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, इस फंक्शन के अंदर आप जो मर्जी एक्स की वैल्यू पुट कर लें बेटा, जो मर्जी नंबर पुट कर लें, कोई नेगेटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर, ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू, कोई डेसिमल वैल्यू, कभी भी आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा,
ये आपने जब वैल्यूज पुट की उस इंफॉर्मेशन से आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। जो डोमेन का रिजल्ट है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन थी इंफॉर्मेशन, ना ही भी थी तो हम फंक्शन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वैल्यू पे ये अनडिफाइन हो रहा है, तो वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं है। लेकिन रेंज में क्या है कि एक्स की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, तो जब आप कुछ वैल्यूज पुट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फंक्शन को कभी भी जीरो आंसर ये नहीं दे रहा किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब है जो रेंज आप निकालेंगे, आपने लिखा रेंज में तमाम रियल नंबर शामिल है, लेकिन -0 कभी भी जीरो आपके पास आंसर नहीं आ सकता। ओके, तो ये आपने डोमेन ऑफ रेंज ओरिजिनल फंक्शन की फाइंड कर ली। अब हम लिखेंगे वही लाइन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वी हैव क्या है, जो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन है इज इक्वल टू रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, और आपने जो रेंज थी ओरिजिनल फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन की जगह आपने लिख दी। सिमिलरली रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। सो आपने क्या किया, जहाँ पे रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन है वहाँ पे डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन की आपने वैल्यू लिख ली। तो इस तरह आपने इसको बेटा सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें ये है कि आपको फंक्शन देख के अंदाजा होना चाहिए कि ये फंक्शन में आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और जब ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी वैल्यू पे ये जीरो आंसर नहीं दे रहा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके इसको चेक करें, आप तसल्ली करें इसमें कि वाकई जीरो इसमें शामिल नहीं है। अगर किसी वैल्यू पे जीरो आ रहा है इसका मतलब है ये हम रेंज गलत लिखी है, लेकिन आप जब एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी रेंज के अंदर जीरो शामिल नहीं है। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये है आपके पास फंक्शन दिया है x-1 डिवाइडेड बाय x-4, और ये इन्फॉर्मेशन भी साथ आपको गिवन है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। अगेन आपको बता दिया x क्या शो करता है, डोमेन शो करता है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन के अंदर है वो 4 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस वैल्यू 4, क्योंकि 4 जब पुट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में 4 - 4 0, तो जीरो डिनोमिनेटर में आया था तो वो फंक्शन अनडिफाइन है, तो हम वो वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। तो ये तो आपके पास डोमेन आपके पास आ गई। अब रेंज देखें क्या है। अब इसमें जब बेटा आप वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की, 4 के अलावा कुछ भी पुट करें, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट, तो कभी भी आपके पास -1 आंसर नहीं आता। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है कि ये कभी भी आपको, सॉरी -1 नहीं 1, कि कोई भी वैल्यू के ऊपर 1 आंसर नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ये रेंज के अंदर 1 शामिल नहीं है इसके। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू 1 विच विल बी नॉट पार्ट ऑफ दिस रेंज। ठीक है, ये रेंज का हिस्सा नहीं है, तो उसको आपने रियल नंबर से माइनस करके शो कर दिया। ठीक है बेटा, कि तमाम x की वैल्यूज के लिए आपके पास आंसर अवेलेबल है, तमाम रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन 1 कभी भी नहीं आता इस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। सो ये आपने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली ओरिजिनल फंक्शन की। अब आपने वही लाइन लिखी कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ आपने डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन की जगह लिख दिया। इस तरह रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एंड दिस इज इक्वल टू रियल नंबर -4। तो जो डोमेन थी ओरिजिनल फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई। तो सेम लाइंस के ऊपर जैसे हमने प्रीवियस किया बेटा वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। कोई न्यू चीज़ नहीं है, जस्ट फंक्शन चेंज हो रहे हैं। और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप फंक्शन को देखते हुए इसको अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट फंक्शंस की किस तरह डोमेन और रेंज चेंज हो रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज जो इंक्लूड नहीं करती। तो ये फंक्शंस टू फंक्शन वेरी कर रही है बेटा। जी, इसका लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज का, और ये है हमारे पास के फंक्शन है x-5 x-5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा, अब ये देखें बेटा, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन जो गिवन है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड है कि जो डोमेन होगी ये 5 भी शामिल है और 5 से तमाम बड़ी वैल्यू शामिल है, मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसका मतलब है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5। ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट है, 5 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तमाम वैल्यूज के अंदर पुट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है। अब रेंज क्या है, ऊपर क्या है, स्केयर आपके पास। देखिए ये आपके पास फंक्शन है x-5 और इसके ऊपर क्या है बेटा, स्केयर है। तो आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस भी आ जाए तो ऊपर स्केयर है तो वो क्या कर देता है उसको पॉजिटिव। तो जो मर्जी अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए बेटा
उसको वो पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है बेटा। और 0 भी शामिल है क्योंकि x की जगह अगर आप 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 क्या है, वो 0 है, तो उसका मतलब है 0 भी शामिल है। और 5 क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि 5 की डोमेन में शामिल है, तो 5 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो इसका मतलब है 0 इसकी रेंज में शामिल है। और 0 से लेके तमाम पॉजिटिव प्लस वैल्यूज आपके इसके आंसर आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही आएगा। हमने पॉजिटिव आंसर को लिख दिया कि 0 से प्लस इंफिनिटी इसकी रेंज है। तो ये हमने फाइंड कर ली। अगेन सेम हमने डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन के जरिए क्या किया, जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो असल में ओरिजिनल फंक्शन की रेंज के बराबर है, तो रेंज का आंसर यहाँ लिख दिया हमने। और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन असल में जो फंक्शन ओरिजिनल था उसकी डोमेन होती है, तो डोमेन को हमने उसकी इनवर्स फंक्शन की रेंज की जगह लिख दिया। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्यूरीज। जो आपका होमवर्क है, अगर प्रैक्टिस वर्क है बेटा, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 14, उसमें भी आपके पास फंक्शंस गिवन है, उसकी आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करनी है। सिमिलर टू दीज क्वेश्चंस, इसी सेम लाइंस के ऊपर आपने वो एग्जांपल सॉल्व करनी है, और उसमें देखें कि आपको समझ आती है कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज किस तरह फाइंड की गई है। वो ये काम आपने करना है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डोमेन एंड रेंज, मतलब कि हम बार बार ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज, तो इसके आपकी वीडियो शेयर की है मैंने आपके साथ ताकि आप लोगों को फर्दर आइडिया हो, अंडरस्टैंडिंग हो आपकी डोमेन एंड रेंज की, और जो भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है वो भी आपकी दूर हो जाए। तो ये आप बेटा वीडियो देखें। Domain and range are by far the most important concepts in functions, and there is a very high likelihood that you would see a question based on them. What is a domain? In simple words, the domain of a function is a set of all possible input values. And what is the range of a function? The range is a set of all possible output values. The domain is the set of all values that go into the function, and the range is the values that come out. So if we have a function like y is equal to f of x, the domain will be all possible values x can take, and the range will be all possible values for y. Is there any good way to remember this? How do we remember that the domain is all possible input values and the range is all possible output values? Maybe something like d comes before r and x comes before y. Domain is x and the range is y. Okay, nice. Shall we try out a few examples now? The first function is f of x is equal to x. This function will simply give out the value it takes as the input. Instead of saying it does nothing, a better way of saying it would be the function multiplies the input by 1 and gives an output. Anyway, coming to the point, what will be the domain and the range of this function? Domain will be all the values x can take. In this function, x can take any value. Yes, just about any value. So the domain is all x. And the range, which is y or the output, can also take all values that x takes. So the range will be all y values. Here's the second function. F of x is equal to x squared. What will be the domain and the range of this function? Try it out. The input x can take any value, so the domain will be all x. The range is interesting. Will it be all y? It will be all y greater than or equal to 0. Why? Because the square of any number cannot be negative. It will always be non-negative. To give you some good news, there are two main constraints that are very common in the exams. Look at this function. F of x is 1 over x minus 2. What is the domain of this function? Domain is the set of all possible input values. Can x take any value here?
Yes, all but one value. The domain will be all x except x equal to 2. That's the first constraint. The denominator has to be a non-zero. Cause if it is a 0, then the function will be undefined. Easy? Here's another one. What is the domain of this function? Can we have a negative number within the square root? Well, I don't think we can. So, x minus 3 will be greater than or equal to 0. This means x has to be greater or equal to 3. X can take any value which is greater or equal to 3. That brings us to the second constraint. Even roots can have only non-negative numbers under them. Remember this well. The denominator has to be a non-zero, and even roots cannot have a negative number under them. Now for the last problem of this session, find the range of this function. By range, we mean all possible output values. Look at this term. Can it be negative? No. The square of any number will be greater than or equal to 0. So the minimum value of the function will be 0 plus 1, which equals 1. F of x will be greater than or equal to 1 as x squared will be greater than or equal to 0. So that was all about domain and range. But the most interesting concepts related to functions are to do with their graphs. We will see those in the next few sessions. जी बेटा, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह डिफरेंट फंक्शंस लेके उसने आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है, और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी बताएंगे कि किस तरह जाके आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फंक्शंस के लिहाज से, जब आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, या आपके पास फ्रैक्शन में जो फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शंस जो होते हैं आपके, उस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसमें किस तरह आप डोमेन जो है कंस्ट्रेंट कर जाती है। तो आई होप कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डोमेन रेंज के बारे में, और उसके जो इन्वर्सेस बनते हैं तो उसकी डोमेन रेंज कैसे हो जाती है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो से मज़ीद आपकी क्लैरिफिकेशन होगी। इसके बावजूद अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपका जो क्यूरीज है वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ-साथ बेटा, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हुई है, तो इसको आपने फिर करना है सारी एक्सरसाइज को, और मुझसे शेयर करनी है अपनी जो भी वर्किंग है सारी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अब आपसे अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।